नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर अनीता देवी, प्रधानाध्यापिका राजकीय बालिका हाई स्कूल चौपुरा गंगो से पुनः एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र और हमारा प्रकरण है स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे। आज हम अपना व्याख्यान स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष का राजनीति शास्त्र में क्या महत्व है। इस अध्याय में जो पहला वाला व्याख्यान था उसमें हमने स्वतंत्रता के 2 आयामों की चर्चा की थी। बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के रूप में स्वतंत्रता। प्रतिबंधों के अभाव में यानी जहाँ भी न होने के शब्द की प्रतिध्वनि होती है, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, इसे नकारात्मक कहते हैं। और जहाँ ये होता है कि हम कुछ है, कुछ हो सकता है, ये विचार का सकारात्मक पक्ष होता है। राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी जहाँ प्रतिबंध नहीं हो उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहा गया है, और जहाँ कुछ प्रतिबंध स्वीकार करके स्वतंत्रता के प्रयोग की बात कही गई है उसे राजनीति शास्त्र में सकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे कर सके। यानी नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष ये कहता है, अगर हम इसे रूसो के शब्दों में कहें, कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, और नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के इसी स्वाभाविक स्वतंत्रता के विचार को स्वीकार करती है और यह मानती है कि व्यक्ति पर किसी भी कार्य में, किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात करती है जो अनुल्लंघनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। व्यक्ति के कार्यों का हमने अभी अध्ययन किया था और 2 पक्ष बताए थे मिलने उसके, पर संबद्ध कार्य और स्व संबद्ध कार्य। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के स्व संबद्ध कार्यों से अधिक जुड़ी हुई है, जिसमें वो व्यक्ति के कार्यों में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करती है। इसके उल्टे सकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा, मैं स्वयं शासन करता हूँ। यानी मुझ पर मेरा पूर्ण अधिकार है और मुझ पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। मैं अपनी स्वतंत्रता का किसी भी स्तर तक प्रयोग कर सकता हूँ। यह विचार स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को परिभाषित करता है, लेकिन यह प्रतिबंध जो व्यक्ति स्वयं स्वेच्छा से स्वीकार करता है उसे भी सकारात्मक स्वतंत्रता स्वीकार करती है। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसमें रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वाले में देखा जा सकता है।
इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहें। ये नाम है रूसो, मैंने अभी कुछ वाक्य पूर्व ही उनका नाम लिया था। हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और उनसे प्रेरणा लेने वाले विचारक, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर विचारक हैं, जो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता पर कुछ न्यायोचित प्रतिबंध होने चाहिए और ये व्यक्ति में सुधारात्मक प्रवृत्ति के विकास पर जोर देते हैं। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक जगत में समर्थनकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना चाहिए। जीवन बहुआयामी होता है, उसी पर यहाँ चर्चा हो रही है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक यानी मानवीय जगत की, राजनीतिक यानी राज्य और कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई बातों के संबंध में, और सामाजिक जगत में यानी वह समाज जिसमें हम रह रहे हैं, सकारात्मक स्थितियों का निर्माण का लाभ मिलना चाहिए। यानी व्यक्ति जब एक भौतिक प्राणी के रूप में, एक राज्य के नागरिक के रूप में और एक समाज के सदस्य के रूप में जीवन यापन करता है, तो उसके लिए ऐसी स्थितियों का निर्माण होना चाहिए। उसे स्वतंत्रता का इतना लाभ अवश्य मिलना चाहिए कि वो अपनी तीनों स्थितियों में इन सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन में उन्नति कर सके। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध न हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। हमने बात की थी भौतिक जीवन की, जिसमें हम अपना सामान्य जीवन, खान पान, रहन सहन, परिवार और सामान्य दिनचर्या की बात करते हैं। तो व्यक्ति की स्थिति में गरीबी की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत न कर सके और उसमें जो प्राकृतिक रूप से क्षमताएं हैं उनके विकास के बारे में वह विचार न कर सके। यानी व्यक्ति का पूरा जीवन केवल अपनी भूख मिटाने तक ही नहीं सीमित हो जाना चाहिए। दूसरा, बेरोजगारी के कारण भी उसका जीवन अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति, देखिए ये एक अलग पक्ष है। अगर हमें इसे अर्थशास्त्र की भाषा में समझाना हो तो इसका बेरोजगारी का अर्थ हुआ कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वह बाजार में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी स्तर पर कार्य करने को इच्छुक हो लेकिन उसे रोजगार प्राप्त न हो, वह स्थिति बेरोजगारी कहलाएगी। तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, वह प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करना चाहता है, लेकिन उसे उसकी क्षमता और उसकी योग्यता अनुसार यदि रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है तो उससे व्यक्ति कुंठित होता है। कई बार वह समझौता करके कुछ अन्य कार्य यानी अपनी क्षमता से निम्न स्तर पर कार्य तो कर लेता है, लेकिन उसकी स्वाभाविक योग्यता का विकास नहीं होता है। यानी हमें समाज के वातावरण को ऐसा रखना चाहिए कि व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उसे योग्यता अनुसार अपने विकास का अवसर भी प्राप्त हो सके। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर होना चाहिए। यह वाक्य मूल रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति जिस राज्य का नागरिक होता है वहाँ उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और राजनीतिक स्वतंत्रता भी इसी श्रेणी में आती है। व्यक्ति को ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि वह जिस राज्य का नागरिक है उसे उस राज्य के निर्णयों के निर्माण में
अवसर लेने का या भाग लेने का अवसर प्राप्त हो जाए। जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो भारत में अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ राजनीतिक अधिकार है, जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार चुनाव लड़ सकता है, चुनाव प्रक्रिया में वोट के माध्यम से भाग ले सकता है, और यदि उसे ऐसा लगता है कि सरकार ने अपने किए हुए वायदों का ठीक से अनुपालन नहीं किया है, अपने कार्य उसके अनुरूप नहीं किए थे जैसे उसने पहले घोषणा पत्र में या विभिन्न चुनाव में वायदे किए थे, तो वह फिर से अपने वोट के माध्यम से सरकार को बदलने की शक्ति भी रखता है। यह वाक्य मूल रूप से इसी भावना को व्यक्त करता है। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर होना चाहिए, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं जहां हम सामान्य रूप से जीवन व्यतीत तो करते हैं, लेकिन कुछ असमय होने वाली परिस्थितियों के कारण कुछ कामों को रोक दिया जाता है। यह वाक्य उसी से जुड़ा हुआ है कि यदि विपरीत परिस्थितियां भी हों और व्यक्ति किसी निर्णय में भाग नहीं ले पा रहा हो, लेकिन निर्णय ऐसा होना चाहिए जहां ऐसा लगे कि उसका प्रतिनिधि उसकी बात को ठीक से समझता है और निर्णय लेने में उसकी बात को ध्यान में रखा गया है। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए, यानी व्यक्ति को अपने विवेक अनुसार अच्छा जीवन जी सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अवसरों का ठीक प्रकार से लाभ प्राप्त कर सके, ऐसी परिस्थितियां अवश्य मिलनी चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं या सकारात्मक स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं, उनका मानना है कि न्यूनतम प्रतिबंधों के आधार पर समाज में रहकर ही व्यक्ति अपने जीवन को ठीक प्रकार से जी सकता है, और समाज के बाहर क्योंकि ये अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, इसीलिए व्यक्ति का ठीक प्रकार से संपूर्ण विकास समाज में ही संभव है। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है। इस क्षेत्र के बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी, हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को भी ध्यान में रखेगी। स्वतंत्रता का जो एक पक्ष नकारात्मक स्वतंत्रता का है, वो ये मानकर चलता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तिगत क्षेत्र है, जिसे वो पवित्र क्षेत्र कहते हैं, सीमित क्षेत्र कहते हैं, उसे किसी भी व्यक्ति को उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। ये क्षेत्र अनुल्लंघनीय है, जिसका कोई उल्लंघन ना कर सके। नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी, यानी जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो ये मानकर चलती है कि व्यक्ति के जो छूट का दायरा है वह अधिक से अधिक हो। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इससे पहला वाक्य था कि स्वतंत्रता का वो केवल समाज में ही संभव है, समाज के बाहर नहीं है। इसीलिए नकारात्मक स्वतंत्रता भी यह ध्यान रखेगी कि समाज के स्थायित्व को किसी प्रकार की हानि न हो। आमतौर पर दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे। आमतौर पर दोनों स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं, यह एक वास्तविकता है।
प्रतिबंध बाहरी ही हो ऐसा अवश्य नहीं होता है। प्रतिबंध व्यक्ति स्वयं पर भी स्वीकार करता है। इसीलिए ये वाक्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम स्वेच्छा से प्रतिबंध स्वीकार करते हैं तो यह हालांकि सकारात्मक स्वतंत्रता का एक उदाहरण है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता ये मानती है कि प्रतिबंध तो है और इस रूप में अपेक्षित प्रतिबंध के साथ स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने की व्यवस्था को ही यहाँ पर परिभाषित किया गया है। ये दोनों स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं, क्योंकि बिना किसी नियम के, बिना किसी व्यवस्था के जीवन हो ही नहीं सकता है। आमतौर पर दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन भी करती हैं। कैसे? हम जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि इस प्रतिबंध से हमें लाभ होगा, तो वास्तव में हम नकारात्मक रूप में स्वतंत्रता को जीते हुए भी सकारात्मक जीवन जीते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करें। आमतौर पर जहां शासक ये मानता है कि निर्धारित कानूनों के तहत शासन में कठिनाई हो सकती है, वहाँ पर वो कुछ अनुचित प्रतिबंध लगाकर ये कहने का प्रयास कर सकता है कि यह समाज के हित में किया गया कार्य है। इसे ही प्रतिबंध के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। बच्चों, स्वतंत्रता के जब हम पक्षों की बात करते हैं, यहाँ पर हम स्वतंत्रता की स्वरूप की बात करेंगे और स्वतंत्रता के स्वरूप में एक स्वरूप है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कुछ कहना। ये एक बड़ा शब्द है। इसके अंतर्गत कहना, लिखना, अपने विचार को किसी माध्यम से व्यक्त करना, जैसे चित्र बनाकर, जैसे कोई संगीत के माध्यम से व्यक्त करना यानी गीत गाकर, जैसे अपने किसी कार्य द्वारा व्यक्त करना यानी कोई व्यवहार प्रदर्शित करके, ये सभी माध्यम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। हम जो आज आपको व्याख्यान दे रहे हैं, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आएगा। इसी प्रकार प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप की लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। जेम्स मिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में पढ़ा था कि जो व्यक्ति के स्वसंबद्ध कार्य हैं, उनका दायरा अत्यंत छोटा है। उस छोटे से दायरे में मिल ये कहता है कि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र पहले से ही बहुत छोटा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्योंकि छोटा दायरा है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के रूप में देखा, जहां सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया गया, जहां हमने स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है और जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमने ये बताने का प्रयास किया कि सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता दो रूप हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता न्यायोचित प्रतिबंधों पर टिकी हुई है। जो प्रतिबंध ठीक है, हमारे विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, समाज में न्यायोचित स्थितियों का
हमारे लिए सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, उन सीमाओं को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसी श्रेणी की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, जो व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बुनियादी मूल्य मानते हैं, उन्हें समाज की सीमाओं को स्वीकार करते हुए अपने लिए स्थान तलाशने की आवश्यकता होती है, यानी अपने आप को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। वॉल्टेयर का कथन उल्लेखनीय है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। वॉल्टेयर एक प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं और वो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपना ये विचार व्यक्त किया है कि व्यक्ति जो कहता है वो मेरे अनुसार ठीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस आधार पर क्योंकि मेरा विचार उससे मेल नहीं खाता, मैं व्यक्ति को उसके विचार व्यक्त करने से रोक नहीं सकता। यही बात कही गई है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता। शब्द आया है समर्थन नहीं करता, लेकिन अगला ही वाक्य है लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा, यानी मैं तुम्हारे इस कहने के अधिकार का विरोध भी नहीं करता। मेरा विचार आपके विचार से मेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी आपको अपने विचार करने को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में हैं। वजूद का मतलब होता है अस्तित्व, और वे हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय यह महसूस करने की ज़रूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। यानी स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध हैं, स्वतंत्रता की जो सीमाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, और वो विभिन्न अवसरों या स्थितियों में भी अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि स्वतंत्रता की ये सीमाएं हमारी स्वतंत्रता में इस प्रकार कटौती तो नहीं कर रही हैं कि हमारे अस्तित्व को किसी प्रकार का खतरा हो। जब ये प्रतिबंध संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तब वे हमारी स्वतंत्रता में कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। यानी यदि बलपूर्वक किसी भी प्रकार से सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक या शासन सत्ता द्वारा यानी राजनीतिक स्तर पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो कई बार ये हमारी स्वतंत्रता में इस स्तर तक कटौती कर देते हैं कि हम उनके प्रति विरोध व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यह वाक्य यह बताता है कि यहाँ हमारी विरोध व्यक्त करने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्वक या अपने लक्ष्यों या आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती है। यानी यदि प्रतिबंध बलपूर्वक लगाया गया है, किसी बाहरी सत्ता द्वारा लगाया गया है, तो ही ये हमारी स्वतंत्रता में कमी करता है। लेकिन अपने हित में या सामाजिक हित में जब हम स्वेच्छा से प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं, तब ये प्रतिबंध उस रूप में हमारी किसी भावना को हानि या ठेस नहीं पहुंचाते हैं, और हम अपने जीवन को सामान्य रूप से वैसे ही जी रहे होते हैं जैसे कि हमें आदत होती है। यानी जो स्वीकार्य प्रतिबंध हैं वो हमारी नैसर्गिक स्वतंत्रता को किसी भी रूप में सीमित नहीं करते हैं। हमने यह कहते हुए शुरुआत की थी
कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता के पहले हमने नकारात्मक स्वरूप का अध्ययन किया था और हमने ये कहा था कि प्रतिबंधों के अभाव का नाम ही स्वतंत्रता है। फिर हमने इस बात का अध्ययन किया कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वहाँ मैंने आपको अरस्तु की परिभाषा बताई थी, जिसमें अरस्तु कहता है व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता है वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है। ये परिभाषा मैंने पूरी वहाँ पर कोट की थी अपने पहले व्याख्यान में। अब हम इस पाठ का अध्ययन करते करते इस निष्कर्ष पर पहुँचने लगे हैं कि प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है और नकारात्मक स्वतंत्रता का यह रूप समाज में पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता है। फिर हमने स्वतंत्रता के दूसरे पक्ष या दूसरे पहलू का अध्ययन किया, जिसे राजनीति शास्त्र में सकारात्मक स्वतंत्रता कहा गया है। सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने यह अध्ययन किया कि व्यक्ति क्योंकि सामाजिक प्राणी है और वह एक सामूहिक जीवन जीता है, ऐसे में कुछ प्रतिबंध स्वीकार्य हो सकते हैं। ये प्रतिबंध इस रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं कि ये हमारी नैसर्गिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाएं और हमारे विकास को प्रोत्साहित करें, न कि हमारे विकास को बाधित करें। यानी स्वतंत्रता का वह स्वरूप जो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को, नैसर्गिक विकास को प्रोत्साहित करता है, अनुकूल स्थितियों को जन्म देता है, उस रूप में कुछ प्रतिबंध स्वीकार किए जा सकते हैं। अब हम यह महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कौन से प्रतिबंध स्वीकार करें और कौन से नहीं, ये हमारे लिए एक विकल्प हो सकता है और हमारी क्षमता अनुसार, हमारी परिस्थितियों अनुसार हम जितनी अधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं, उसी पर हमारा विकास निर्भर करता है। जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। ये एक सामाजिक बोध की बात है। जब हम समाज में रहते हैं, अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां चाहते हैं, तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि हमने जो चुनाव किया है उसका परिणाम जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी होगी। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही ज़रूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोसने की है। यानी हम व्यक्तिगत रूप से ये निर्णय लेते हैं, हमें ये कार्य करने हैं, हमें ये कार्य नहीं करने हैं। जैसे हम व्यक्तिगत स्तर पर अपने निर्णय लेते हैं, हमारे पास जो संसाधन, जो परिस्थितियां उपलब्ध हैं उसके अनुसार निर्णय लेते हैं, वैसे ही बृहद रूप में हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि समाज और राज्य को भी इसी रूप में अपने निर्णय लेने होते हैं। हमेशा समाज और राज्य के निर्णय बहुजन हिताय के रूप में होते हैं, यानी समाज और राज्य ऐसे निर्णय ले सकता है जिससे अधिकतम नागरिकों का विकास हो और उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो। इस बात को यदि ध्यान में रखा जाता है तो हमें ऐसे कानूनों और प्रतिबंधों का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, इस अध्याय में हमने सीखा कि हमेशा प्रतिबंध बाधक नहीं होते हैं, प्रतिबंध सहायक भी होते हैं, प्रतिबंध अनुकूल भी होते हैं, प्रतिबंध लाभदायक भी होते हैं। और इसी रूप में हमें प्रतिबंधों को या कानूनों को न केवल स्वीकार करना चाहिए बल्कि उनके पालन में भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इस अध्ययन के
बाद हमने क्या सीखा उसकी एक परीक्षा गृह कार्य के रूप में होती है। अभ्यास की एक प्रश्नावली है जिसमें आपको अपने ज्ञान को परखने का अवसर मिलेगा। प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, स्वतंत्रता से क्या आशय है, यानी स्वतंत्रता का अर्थ आपको क्या समझ में आया है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? ये पहला प्रश्न है। आप जब पहला व्याख्यान ध्यान से सुनेंगे और अपनी पाठ्यपुस्तक से इस विवरण को पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर वहाँ मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? हमने अपने दूसरे व्याख्यान में ये बताया है कि स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा क्या है। प्रतिबंधों को स्वीकार कर लेना सकारात्मक अवधारणा है और प्रतिबंधों का अभाव नकारात्मक अवधारणा है। इसका विस्तृत विवरण आप अपनी पाठ्यपुस्तक में से पढ़ सकते हैं। तीसरा, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं? मैंने आपको अपने व्याख्यान में बताया कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वह कुछ प्रतिबंध स्वीकार करता है। इसी का आपको विवरण लिखना है और ये बताना है क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। ये स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू का जब आप अध्ययन करेंगे वहाँ इसका विवरण आपको आसानी से मिल जाएगा। चौथा प्रश्न, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? राज्य और कानून वाला जो विवरण है वहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध है। मैंने अपने व्याख्यान में भी इसे विस्तृत रूप में बताने का प्रयास किया है। आप इस व्याख्यान को बार बार यदि सुनते हैं तो वहाँ इस प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताइए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अलग बिंदु के रूप में मैंने अपने व्याख्यान में आपको समझाई है, वही इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न का दूसरा भाग है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? इसमें आपको मैंने जो बताया है या किताब में जो लिखा हुआ है उस पर कम ध्यान देना है, बल्कि आप क्या सोचते हैं, इस पाठ के माध्यम से आपने क्या सीखा है, उसके बाद आपका क्या विचार बना है, उसे यहाँ पर व्यक्त करने की आवश्यकता है। आपको उदाहरण अपने ही स्तर से आप जो सोचते हैं स्वतंत्रता के विषय में उससे लिखना है। प्यारे बच्चों, यह पाठ परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसे बार बार सुने और इसमें जो व्याख्यान के माध्यम से या पाठ्यपुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है उसे आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद।